रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर इस समय सड़क पर भीड़ होती है, लेकिन बारिश की वजह से सब अपने घरों में दुबके पड़े थे। मैं भी रास्ता ढूंढकर जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। मुझे पता था मेरी भाभी और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, और यही चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। मैं अभी मोड़ काटने ही वाला था कि अचानक एक खूबसूरत हसीन लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। अगर मैं समय पर गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो लेने के देने पड़ सकते थे। जैसे ही मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया, वो लड़की भागकर मेरे पास आई और शीशा खटखटाने लगी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। बारिश की वजह से उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। वो मुझे देखते हुए जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अक्सर मैंने सुना था कि कुछ औरतें या मर्द इस तरह मदद मांग कर बाद में आपको लूट लेते हैं। यही सोचकर जो मैंने थोड़ा सा शीशा सरकाया था, दोबारा से ऊपर चढ़ाने लगा। मगर इससे पहले ही उसने हाथ रखकर कहा, मेरी बात का यकीन करो, चाहो तो आप मेरे हाथ बांध सकते हो, अगर तुम्हें डर है कि मैं आगे जाकर तुम्हें लूट लूँगी। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अभी मदद चाहिए। भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम करो। अगर मैं उन लोगों के हाथ चढ़ गई तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। अब मैं परेशान हो गया और उस लड़की की तरफ देखते हुए झुंझलाते हुए बोला, ए लड़की, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। रात के 11 बज रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो और अपना रास्ता कहीं और देखो। जबकि वो मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरी मदद कर दो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। एक तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो, क्योंकि मुझे कोई भी यहाँ से गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल चुके होंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर तुम मुझे इस तरह बीच सड़क पर छोड़कर चले जाओगे तो क्या तुम्हारा ज़मीर गवारा करेगा? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया। क्या वाकई अगर मैंने इस लड़की को इस तरह बीच रास्ते में छोड़ दिया तो मैं घर जाकर क्या चैन से सो पाऊंगा? वो आगे बोली, इस तरह जुल्म मत करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी, बस अभी मेरी मदद कर दो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। और फिर यहीं पर आकर मैं चुप हो गया था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा कर दिया। मुझे पता नहीं था कि घर जाकर मैं माँ और भाभी को क्या कहूँगा। बस मैंने इंसानियत दिखाई थी और मुझे अपने भगवान पर यकीन था कि वो मेरा साथ जरूर देगा और इस नेकी का सिला मुझे हर हाल में मिलेगा। मेरी इशारा पाते ही वो लड़की दौड़कर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी हालत वाकई दया के लायक थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सफ़ेद ही दुपट्टा उसने अपने सीने पर फैला रखा था। बाल गीले होने की वजह से गर्दन से चिपके हुए थे। वो लड़की सरापाए हुस्न थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत अजीब थी। मैं फ़ौरन गाड़ी अपने घर के रास्ते पर डालने लगा। गाड़ी में पूरी खामोशी थी। मैं अजीब कश्मकश में था कि मैं इस लड़की को अपने घर ले जाऊं या नहीं, ये मेरे लिए सेफ होगा या नहीं। लेकिन मैं इस वक्त इंसानियत दिखाना चाहता था। मुझे एक ही परेशानी थी, एक ही डर था कि लड़की हसीन है, जवान है। अगर किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं कैसे इस इल्ज़ाम से बरी हो पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सारी सोचों को झटक दिया। मैं ये सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा था और इसका इनाम मुझे मेरा भगवान ज़रूर देता। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक लंबे सफ़र के बाद मैं एक मिडिल क्लास मोहल्ले में दाखिल हुआ और टैक्सी को मैंने स्टैंड पर खड़ा कर दिया। उस लड़की के साथ कच्ची गलियों से गुजरते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नाखुशी थी। यकीनन उसे मेरा मोहल्ला पसंद नहीं आया था। मेरे चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा, देखो, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ, मैं एक सादा सा गरीब इंसान हूँ जो यहाँ की गलियों में रहता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम वापस जा सकती हो। लेकिन वो लड़की फ़ौरन ही अपने चेहरे के हाव भाव को ठीक करते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। बस मुझे थोड़ी बदबू आ रही थी, इसलिए थोड़ी नाक सिकोड़ ली थी। आप कुछ भी गलत मत सोचना। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा। वो अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन फिर मैंने चुपचाप सर झटक दिया। मैंने सोचा कि इससे जो भी सवाल पूछे होंगे वो मेरी भाभी और मेरी माँ पूछ लेंगी। मैं बेवजह से लड़की से कुछ भी पूछकर अपना रिश्ता उससे बढ़ाना नहीं चाहता था।
छोटी छोटी गलियों को पार करके हम मेरे घर की तरफ आ गए थे। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, फौरन ही दरवाज़ा मेरी भाभी ने खोल दिया था। मुझे देखते ही उन्होंने गुस्से से कहा, सुमित, हद करते हो। तुम्हें मालूम है कि कब से मैं और माँ तुम्हारी वजह से परेशान हैं। कोई ख्याल है तुम्हें कि नहीं? गुड़िया भी रोते रोते सो गई है कि चाचू कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए? 2 बार तुम्हारे भाई भी पूछ चुके हैं कि सुमित आया या नहीं। अगर इस तरह की बारिश हो जाती है तो मैंने कितनी बार समझाया है कि अंधेरे के बाद ही घर आ जाया करो। इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि तुम अपनी जान को मुश्किल में डाल दो। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ था, मेरी भाभी मेरी फिक्र में परेशान होकर बोलना शुरू हो गई थी। अभी वो कुछ और कहती कि उनकी नज़र मेरे साथ आई हुई लड़की पर पड़ी और वो सब कुछ भूल कर उसे देखने लगी। रात की तन्हाई और इस वक्त किसी लड़की का मेरे साथ होना खतरे की घंटी था। मेरी भाभी लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, सुमित, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ इस वक्त क्या कर रही है? मैं उन्हें जवाब देता इससे पहले ही मेरी माँ भी कमरे से बाहर आ गई और मुझे देखकर अपने ही ध्यान में बोली, क्या करते हो लड़के? तुम्हें कोई ख्याल है भी या नहीं? रात के 12 बजने वाले हैं और तुम अब आ रहे हो। वो कुछ और कहती कि अचानक ही उनकी नज़र भी उस अनजान लड़की पर पड़ी और वो भी भाभी की तरह कुछ पल के लिए अपनी जगह पर सन्न रह गई। मेरी भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, सुमित, ये सब क्या तमाशा है? ये लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। क्या तुमने इस लड़की से शादी कर ली है या फिर इसे इसके घर से भगा कर लाए हो? उनके अचानक सवालों की बौछार पर मैं एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही खुद को संभाला और धीरे धीरे उनके हर सवाल का जवाब देने लगा। मैंने ए से लेकर जेड तक सारी कहानी उन्हें सुना दी और फिर भाभी से कहा कि भाभी, और जो भी बाकी सवाल हैं आप दोनों इनसे पूछ सकते हैं। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मैं कमरे में जाने लगा, इससे पहले ही मेरी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, खबरदार जो तुम कमरे के अंदर गए। तुम पागल हो? किसी भी राह चलती लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आओगे और हम उसे रख लेंगे? तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? और लड़की, तुम कौन हो? मेरी भाभी ने मुझे सख्त फटकार लगाकर फ़ौरन उस लड़की की तरफ रुख किया। उनकी आवाज़ से मेरे भाई भी कमरे से बाहर आकर हमें सवालिया निगाहों से देखने लगे थे, जबकि वो लड़की मेरी माँ की तरफ देखकर बोली, आंटी, मेरा नाम पल्लवी है और आपका बेटा मुझसे प्यार करता था, लेकिन अब आपका बेटा मुझे धोखा देना चाहता है, इसीलिए मैं अपने घर से भाग आई हूँ। आंटी, इसने मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे। इसने मुझसे वादा किया था कि ये आपको हमारे घर रिश्ता लेने के लिए भेजेगा, लेकिन ये अपनी बात से मुकर गया और जब आज मैं अपने घर से भागकर यहाँ आने का इरादा कर लिया तो ये अपने वादे से मुकर गया है कि मुझे अब जानता भी नहीं, मगर मैं ज़बरदस्ती इसके साथ यहाँ आ गई हूँ। आंटी, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और इसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मुझे सुमित नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। हम दोनों का रिश्ता 3 साल का है और इन 3 सालों में मैंने अपना सब कुछ इस पर लुटा दिया है, अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत भी। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर शर्म के रंग बिखेरने की भरपूर नाकाम कोशिश की थी। मेरे माँ बाप को सुमित के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं अपने घर से भाग आई हूँ। जबकि मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर अपनी जगह पर सन्न खड़ा हो गया था। अरे, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। आज पहली बार मेरी मुलाकात उससे रास्ते में हुई थी। ऐसे कैसे ये मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती है? जबकि भाभी भी फटी फटी निगाहों से कभी मुझे देखती तो कभी उस लड़की को। मेरी माँ भी हैरान होकर मुझे देखते हुए बोली, सुमित, ये लड़की क्या बोल रही है? कुछ होश करो, तुम क्या कर चुके हो? जबकि मैं फ़ौरन ही उस लड़की का बाजू दबोच कर उसे अपने सामने कर चुका था। मैंने अपनी उंगलियां उसके बाजू में इतनी ज़ोर से दबा दी थी कि उसकी सिसकारी निकल गई थी और उसकी आंखों में मैं गुस्से से देखते हुए बोला, लड़की, अपनी औकात में रहो। तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुम तो हाथ पकड़ने लगी हो। कब मैंने तुमसे मोहब्बत के दावे किए? कब हम एक दूसरे के करीब हुए? और कब हम दोनों ने अकेले में मुलाकात की कि तुम मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो? मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ अब पूरे घर में गूंज रही थी। मेरा बड़ा भाई तुरंत ही मेरे पास आया और बोला, चुप हो जाओ सुमित, मोहल्ले वालों को मत जगाओ, वैसे भी सब ताक झांक में लगे रहते हैं। अंदर चलकर बैठकर सारे मामले सुलझा लेते हैं और जो भी इस लड़की का मामला है वो भी देख लेते हैं। इस तरह तमाशा मत बनाओ। जबकि मेरी भाभी ने भी अपने पति की बात पर हाँ में सिर हिलाया था।
हम सब मम्मी के कमरे में चले गए थे। मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस लड़की की तरफ देखते हुए तरह तरह के सवाल पूछने लगीं, जिनका जवाब वो बहुत ही आत्मविश्वास से दे रही थी। उसे मेरे बारे में सारी बातें मालूम थी। मेरी सालगिरह कब आती है, मैं किस साल में पैदा हुआ, मेरे कितने भाई बहन हैं और मेरे किस किस से संबंध हैं, मैं क्या काम करता हूँ। यहाँ तक कि उसे मेरे पूरे दिन की रूटीन का पता था। वो हर अक्षर दर अक्षर मेरे बारे में जानती थी और मैं हैरान और परेशान नज़रों से उस लड़की को देख रहा था। अचानक से मेरी गाड़ी से टकराना, फिर मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे घर आना और मुझ पर बेवजह का इल्ज़ाम लगाना मुझे पूरी तरह हक्का बक्का कर चुका था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ 2 सवाल किए, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? मैंने तुरंत ही सिर ना में हिलाया और माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ मैं क्यों इस लड़की को जानने लगा? क्या आप मुझे जानती नहीं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मैं सुबह अपनी टैक्सी लेकर निकलता हूँ, अपना काम करता हूँ और रात को 9 बजे घर आकर सो जाता हूँ। आपने मुझे कब किसी लड़की के साथ बाहर घूमते या किसी के साथ दोस्ती करते हुए देखा? अगर मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता होता तो कम से कम मैं मोबाइल फ़ोन पर तो इससे बात करता ना। आपने कभी मुझे ये सब करते हुए देखा है? मेरी हालत तो जैसे रोने वाली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को अपनी हालत कैसे बताऊं। इस लड़की का झूठा इल्ज़ाम मुझे अंदर तक ख़त्म कर रहा था। बेशक जो इंसान बेगुनाह होता है उस पर अगर इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी हालत मेरी जैसी ही होती है। तभी वो लड़की आंखों में आंसू भरकर बहुत ही मासूमियत से कहने लगी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी और अपनी इज्जत क्यों ख़राब करूँगी एक लड़के के लिए? मैं अपने घर से भाग आई हूँ आंटी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मुझे इनके साथ ही रहना है और सारी ज़िंदगी इनके नाम पर ही गुजारनी है। मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम खाइए। क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म करते हैं? अब तो मेरे माँ बाप को भी पता हो गया होगा और वो लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल चुके होंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि इन लोगों को इस ठिकाने का पता नहीं होगा। बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दें आंटी, मेरी शादी सुमित से करवा दें। उसकी आखिरी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस लड़की का गला दबा दिया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसकी गर्दन ही तोड़ दूं। मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से मुझे उससे दूर किया था। मैं उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से दहाड़ा, अपनी औकात में रहो लड़की, मेरे मुँह लगने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं है। मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम जैसी बेहया बेशरम औरत से शादी नहीं करूँगा जिसने मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया है। मेरे भाई और भाभी ने ही मुझे उस लड़की से दूर किया था और माँ मुझे अपने कमरे से निकाल चुकी थी। मैं अपने कमरे में आने के बाद भी गुस्से से पागल हो रहा था। मेरा भाई जो मुझ पर जान छिड़कता था, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता था, आज वो मुझसे बेगाना हो गया था। मेरी भाभी जो हर वक्त मेरी फ़िक्र में हलकान रहती थीं, मुझसे मोहब्बत का दावा करती थीं और मेरी बड़ी बहन की तरह थीं, आज उन्होंने भी मुझे बेयकीन निगाहों से देखा था। मेरी माँ जो कभी मुझसे सवाल नहीं करती थीं, सिर्फ एक अनजान लड़की की खातिर मुझसे सवाल पूछ रही थीं। ये सब बातें मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थीं। मैं सोच चुका था कि मैं किसी भी हाल में इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, चाहे किसी भी हालत का मुझे सामना क्यों ना करना पड़े। और कहते हैं ना, अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन साबित नहीं हुई थी। सुबह 9 बजे के करीब जब मैं जागकर अपने कमरे से बाहर आया तो माँ, भाई और भाभी बरामदे ही बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। मेरी माँ ने मुझे जागते देखा तो अपने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मेरा भाई मेरी तरफ देखते हुए बोला, सुमित बताओ इस लड़की का अब क्या करना है? वो तो रात भर बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि अगर उसे तुम नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगी या फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके हमारी बदनामी करेगी। अगर उसने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैंने भाभी को देखा जिनकी आंखें नीचे थीं। वो अपनी छोटी बहन को मेरे लिए लाना चाहती थीं और हमेशा ही मुझे नायरा के ख्वाब दिखाती आई थीं। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में मैं भी नायरा को पसंद करने लगा था, पर अपने मुंह से कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं करता था। भाभी कभी नायरा की कोई खासियत मुझे बताती तो कभी उसके बारे में कुछ और कहती। यकीनन मेरी भाभी का ख्वाब टूट चुका था। मैं तुरंत ही ना में जवाब देते हुए बोला, मैं किसी भी हाल में इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। आप लोग मेरी बात का यकीन करें। कल ये मुझे रास्ते में टकराई थी, इसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने इंसानियत के नाते इसे लिफ्ट दे दी, लेकिन ये बेवजह ही मेरे गले पड़ रही है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें भाई।
जबकि मेरी भाभी मेरी तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोली, सुमित तुम परेशान मत हो, नायरा अभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। अब इस नसीब को हम लोग बदल नहीं सकते। अगर तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो तो इससे इस तरह मुंह मत मोड़ो। ये एक लड़की की तौहीन होती है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी भाभी को मोहब्बत दिखाने के चक्कर में किसी मासूम का दिल तोड़ दो। वो बहुत ही अपनेपन से बोल रही थी। मैं जानता था मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब मैं छोटा था तभी वो हमारे घर में ब्याह कर आई थी और अब तक हमारे साथ बहुत ही प्यार से रह रही थी। हमेशा उन्होंने मुझे छोटे भाई होने का मान दिया था और आज भी वो यही कर रही थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो भी मुझे समझाते हुए बोली, बेशक तुम इस लड़की को नहीं जानते, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कभी तुमने इससे मुलाकात की है, लेकिन मेरे बेटे तुम्हें इस लड़की से शादी हर हाल में करनी पड़ेगी। वजह सिर्फ ये है कि ये लड़की हमें बदनाम कर सकती है। हमने जो इतने सालों में इस मोहल्ले में अपनी इज्जत बनाई है वो बात ही चंद पल में ख़राब कर सकती है। मैं गुस्से से दहाड़ा था कि मैं इसे अभी जहाँ से लेकर आया था वहीं छोड़ कर आता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक़ है, ना ही ये मेरी इज्जत ख़राब कर सकती है और अगर इसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो हम इसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। जबकि मेरा भाई तुरंत ही मुझे डांटते हुए बोला, ये सब तुम्हें इस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाने से पहले सोचना चाहिए था। हम इस अजनबी लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन हमें अपने भाई की इस हरकत पर हैरत है। तुम तो बहुत समझदार इंसान हो, तुम्हारी समझदारी की मिसाल तो पूरा ख़ानदान देता है, तो फिर तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? इसलिए मेरे सामने बकवास मत करो। अब जो हम लोग कह रहे हैं तुम्हें वही करना पड़ेगा। जैसे हम अभी तुम्हारे लिए एक अच्छी और खूबसूरत लड़की ढूंढ रहे थे और ये भी हमें अच्छी और सही लगी है। तुम दोनों एक साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताओगे। जबकि मैं तुरंत ही उनकी बात सुनकर ताव में आ गया था कि माँ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं इस लड़की से शादी क्यों करूँगा? आप लोग क्या पागल हो गए हैं? न जान न पहचान। और क्या आपने इस लड़की से पूछ लिया है वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं? मेरी माँ तुरंत बोली, हाँ वो तो राजी है और उसी ने ही संदेश पहुँचाया है कि वो आज ही तुमसे शादी करके इस घर में रहना चाहती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कल सुबह हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी और मैं किसी भी लड़की की इज्जत को ख़राब नहीं करना चाहती और ना ही अपने परिवार की इज्जत को दो कौड़ी का करना चाहती हूँ। मैं अब बिल्कुल चुप हो गया था। भाई भाभी और माँ न जाने क्या क्या कह रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। उस लड़की ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया था। यकीनन ये मुझे पहले से जानती होगी और उसने पूरी प्लानिंग के साथ मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था। थक हार कर मैंने दोपहर के बाद अपनी तरफ से रजामंदी जाहिर कर दी थी। भाई खामोशी से पंडित जी को लेकर आए और कुछ मेहमानों के बीच मेरी शादी उस लड़की से करवा दी गई थी। शादी होने के बाद मैं घर से बाहर निकलकर सड़क पर बेवजह घूमने लगा था। कुछ ग्राहक मुझे रोक रहे थे, लेकिन मेरा इरादा फ़िलहाल किसी को भी बिठाने का नहीं था। मेरे दिमाग की नसें फटने के करीब आ गई थीं। कल रात से अब तक जो मेरे साथ हो चुका था वो मेरी समझ से परे था। वो लड़की कौन थी, क्या थी, मैं नहीं जानता था, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया था वो बहुत बुरा था। मैं एक अच्छा इंसान था। मैं औरत पर ना हाथ उठाने का कायल था और ना ही उनको जलील करना जानता था। मैंने हमेशा औरत को इज्जत दी थी, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा जुल्म हो गया था। मैं काफ़ी देर बाद घर आया। वो लड़की मेरी माँ के साथ बरामदे में बैठी बातें करने में बिजी थी। उसने लाइट ब्लू कलर की हल्के काम वाली साड़ी पहन रखी थी। बालों को खुला छोड़ रखा था जो हवा से उड़कर उसके गालों पर शरारत कर रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पीछे कर रही थी। लेकिन इस वक्त वो मुझे बिल्कुल जहर लग रही थी। उसकी शक्ल देखते ही एक बार मुझे फिर से गुस्सा चढ़ने लगा था, लेकिन मैं अपने आप को काबू करके सीधा अपने कमरे में आ गया। मुझे अपने बिस्तर पर लेटे कुछ ही देर हुई थी कि वो लड़की जिसने अपना नाम पल्लवी बताया था कमरे में आ गई और मुझे देखते हुए ऐसे बात करने लगी जैसे हमारे बीच बहुत अच्छी जान पहचान हो। कहने लगी, आप नहा लें, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लगा देती हूँ, फिर हम दोनों बाहर चलेंगे। जबकि मैंने पल्लवी को हैरत से देखा। मैं हैरान होते हुए बोला, दिमाग जगह पर है तुम्हारा या नहीं? मुझसे बात करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो तमाशा कल से तुम मेरी ज़िंदगी में लगा चुकी हो, उसके बाद तुम्हारे बीच बात करने की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती। मेरी ये कहने की देर थी कि अचानक वो चलती हुई मेरे पास आई और मेरे बेहद करीब होकर बैठ गई। मैंने जब उसके चेहरे को करीब से देखा तो एक पल के लिए मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। गजाली आँखें, कुदरती गुलाबी गाल, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद रंगत। एक पल के लिए मेरा दिल मचल उठा था। दिल ने शोर मचाया
कि वैसे लड़की बुरी नहीं है, कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर वो मेरे इतने करीब होकर बैठी थी कि दिल की धड़कनें और भी शोर मचाने लगी थीं। वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। जी चाहा कि अभी के अभी उसे अपनी बाहों में जकड़ लूं और उसके गुलाबी गालों को चूम लूं, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने जज्बातों को काबू किया। मैं बिल्कुल भी इस बात को भूलना नहीं चाहता था कि इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। मैं कुछ कहता या सुनता उससे पहले ही उसने एक ऐसी हरकत कर दी कि मेरा दिल ऐसा था कि अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। जो ख्वाहिश मेरे दिल में जगी थी वो तो इस बेबाक लड़की ने खुद ही पूरी कर ली थी। मैं लड़का होकर शर्मा गया था और वो लड़की होकर इतनी बोल्ड थी कि मेरे साथ शरारत कर गई थी। पल्लवी मेरे गाल पर झुक गई और अपने होंठ वहाँ रखते हुए बोली, पति ऐसी बातें नहीं करते, पत्नी का दिल दुख जाता है। आप जल्दी से नहा लें, फिर मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और फिर आज की रात हमारी ज़िंदगी की बहुत ही स्पेशल रात होगी, तो इस तरह मूड ख़राब नहीं करते। वो मदहोशी भरे शब्दों में बोलकर मेरे पास से उठकर बाहर चली गई थी, जबकि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर बैठा था। ये मेरे साथ क्या हुआ था मैं खुद नहीं जानता था। आज तक मैंने किसी भी लड़की को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी और आज उसका मेरे करीब आना मेरे रोंगटे खड़े कर चुका था। मेरे हाथ खुद ब खुद मेरे गालों पर चले गए थे जहाँ पल्लवी ने अपने नाजुक होंठों को रखा था। मुझे अब भी पल्लवी के होंठों का एहसास अपने गालों पर महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे पर कई रंग बिखर गए थे। अब से पहले जो मैं गुस्से से भड़का हुआ था, मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभाला और खामोशी से जाकर शावर लेने लगा। शावर लेने के बाद मैं कमरे में आया तो वो मेरे लिए खाना लगा चुकी थी और एक उंगली से मुझे करीब आने का इशारा कर रही थी। उसका अंदाज बड़ा अजीब था। पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे बड़ी संदिग्ध लग रही थी। मैंने सिर झटककर अपने बाल तौलिए से साफ किए और खामोशी से उससे दूर हटकर बैठ गया। शायद उसे मेरी ये हरकत पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो फ़ौरन ही मेरे करीब आई और मुझसे जुड़कर बैठ गई। मैं उसके साथ सख्ती करना चाहता था, उसे झिड़क देना चाहता था, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा मुझे ये करने से रोक रहा था। फिर भी मैं उससे थोड़ा सा दूर हटकर बैठ गया, क्योंकि उसकी नज़दीकियाँ मेरे जज्बात बहकाने लगी थीं और मैं इतनी जल्दी पल्लवी को माफ़ करके उसके साथ रिश्ता बनाने के हक़ में बिल्कुल नहीं था। मैं पहले उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था और जो कुछ उसने किया था उसका सबक उसे सिखाना चाहता था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस तरह से शर्मा क्यों रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझ पर हक रखते हैं, इस तरह से भागो मत। वो ये कहते हुए एक बार फिर मेरे करीब आने लगी, जबकि मैंने उसे इस बार झिड़क दिया था। मैंने कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो भाग भाग कर मेरी गोद में चढ़ रही हो। बराबर में सुकून से बैठकर खाना खाओ, अगर नहीं खा सकती तो कमरे से बाहर जाओ। मैं ये बोलकर अपना खाना खाने लगा था, जबकि शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई थी। 2-4 निवाले लेने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था। जो भी था, वो लड़की अब मेरी पत्नी थी। मैंने गहरी सांस लेकर उसका हाथ थामा और कहा, देखो पल्लवी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे सामने परहेज किया करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अब तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मगर मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और इसमें रोने वाली कौन सी बात है। अब चुपचाप खाना खाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है और फिर अगले दिन काम के लिए भी जाना है। खाना खाने के बाद मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया था। मेरा भी उसके साथ कोई भी रिश्ता बनाने का इरादा नहीं था, इसीलिए मैं खामोशी से सोना चाहता था। लेकिन अचानक ही मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ था। यकीनन वो पल्लवी ही थी। धीरे धीरे उसका हाथ रेंगता हुआ मेरे सीने तक पहुंच चुका था। मेरी सांसें थम सी गई थीं। आज की रात मेरी सुहागरात थी, लेकिन कमरे में सुहागरात वाली कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। बहुत ही सादगी से मेरी और पल्लवी की शादी हुई थी और वो मेरे कमरे में पूरे हक और मान के साथ मौजूद थी, बल्कि अपना हक लेने के लिए भी तैयार थी। लेकिन मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे साथ शरारतें करने लगी थी। उसकी बेबाक हरकतें मेरा ध्यान भटका रही थीं। मैंने तुरंत ही उसकी तरफ रुख फेर कर देखा और बोला, मुझे सोने दो, मेरा अभी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने का कोई इरादा नहीं है। मेरे ये कहने की देर थी कि वो मेरे सीने पर चढ़कर बैठ चुकी थी। मेरे दोनों हाथ उसने बेड से लगा दिए थे। अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया था। धीरे धीरे वो मेरी शर्ट के बटन खोल रही थी। उसके हाथ मेरे सीने से होते हुए नीचे की ओर सरक रहे थे और फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया था और फ़ौरन ही उसे अपनी आगोश में लेकर अपने लबों से उसे महकाने लगा था। धीरे धीरे मैं अपनी सारी हदें पार करता जा रहा था।
मैं जानता था ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन जब पल्लवी ही इन सब चीज़ों के लिए राजी थी तो मैंने भी देर करना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक न एक दिन हम दोनों को इस रिश्ते में आना ही है। वो रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। मैं 2 बजे के बाद जल्दी ही सो गया था। मेरी आंख रात के दूसरे पहर के करीब खुली थी। मैंने करवट बदल कर अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने करीब करना चाहा तो मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। मैं एकदम से चौंक उठा था। मेरी बीवी कहाँ गई थी मुझे मालूम नहीं था। मैं समझा शायद वॉशरूम गई होगी। इसी ख्याल के तहत मैं बिस्तर से उतर कर कमरे से बाहर आ गया, लेकिन बरामदे में मौजूद हमारा वॉशरूम भी खाली था। मैंने सोचा हो सकता है माँ के कमरे में हो। वहाँ गया तो माँ के अलावा वहाँ कोई नहीं था। एक नज़र भाई और भाभी के कमरे में झांक लेना भी ज़रूरी समझा, और तभी अचानक मेरी निगाह मेन डोर की तरफ उठी थी और मेरा पूरा वजूद झटकों की जद में आ गया था। घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ से बंद था और अंदर से खुला हुआ था, यानी पल्लवी घर से बाहर गई थी। वो क्यों गई थी इस बात से मैं अनजान था। मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट चुका था और उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके घूम रही थीं और सुबह के 5 बज चुके थे और उसी पल घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। खामोशी से पल्लवी कमरे में आई और एक निगाह मुझे देखकर मेरे बराबर में ही सो गई। सुबह जब मैं जागा तो उसे शक भरी नज़रों से देख रहा था। पल्लवी घर वालों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। उसने एक दिन में ही मेरी माँ का दिल जीत लिया था। वो लड़की काफ़ी आत्मविश्वासी और पढ़ी लिखी मालूम होती थी। मैं उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शादी की पहली रात ही जो मैंने देखा था उसके बाद मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और ये उसके हर रोज़ का काम बन चुका था। वो रोज़ाना न जाने कहाँ जाती थी, मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। हमारी शादी को अब 3 हफ्ते हो चुके थे और इस बीच वो मेरे दिल के बहुत करीब भी आ चुकी थी, मगर उसका ये राज मैं जानना चाहता था। आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है। कई बार मैंने उसके अतीत के बारे में उससे पूछना चाहा था, क्योंकि एक मैं ही वो इंसान था जो उसकी असलियत से जानकार था, लेकिन हमेशा ही पल्लवी मुझे बातों में उलझा देती थी और मैं उससे सवाल पूछ ही नहीं पाता था। वो लड़की थोड़ी बेबाक थी, इसलिए जल्दी ही उसकी बेबाक हरकतों के सामने मैं बेबस हो जाता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसका पीछा ज़रूर करूँगा और पता करूँगा कि वो कहाँ जाती है और क्यों जाती है। आखिर इसके पीछे की असल कहानी क्या है। यही सोचकर मैंने उसका पीछा किया था और जैसे ही वो रात के 2 बजे घर से बाहर निकली तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरती हुई मेन रोड की तरफ आई थी और सीधा एक ब्लैक कार में बैठ गई थी। मैं भी उस गाड़ी का नंबर याद करके जल्दी से अपनी टैक्सी निकाल कर उसके पीछे लग चुका था, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसको पकड़ नहीं पाया और मायूसी से घर लौट आया। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसको इस तरह जाने नहीं दूंगा। आखिर को वो मेरी बीवी है और मैं उस पर हक रखता हूँ। उससे मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि तुम रात को आखिर जाती कहाँ हो और क्यों जाती हो। इसलिए मैं कमरे में जाकर उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। वक्त अपनी रफ्तार के अनुसार गुजरता जा रहा था और वो अपने वक्त यानी पूरे 5 बजे जब घर वापस आई तो मैंने उसे बाजुओं से पकड़ लिया था और उससे सिर्फ एक ही सवाल किया कि आखिर तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो। पहले तो हमेशा की तरह वो मुझे घुमाने लगी, लेकिन इस बार मैं उसकी बातों में आना नहीं चाहता था। उसे ज़बरदस्ती जवाब देने पर राजी करने लगा। मेरे दबाव में आकर फिर जो उसने बात मुझे बताई थी वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हैरान रह गया था। पल्लवी का कहना था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, ना ही अपने घर से भागी है, बल्कि वो एक सीबीआई अफसर है और मेरे साथ शादी एक प्लान के तहत की गई है, क्योंकि इन लोगों को खबर मिल रही थी कि हमारे मोहल्ले से ड्रग्स स्मगलर हो रहे हैं और ये लोग इस गैंग को पकड़ना चाहते थे और मैं ही अपने मोहल्ले का सबसे शरीफ आदमी था, इसीलिए मेरा चुनाव किया गया था। ये मंसूबा चंद दिन बाद ख़त्म होने वाला है। जबकि मैं फ़ौरन ही बेचैन होकर बोला, अगर तुम्हें ये शादी मंसूबे के तहत ही करनी थी तो तुमने मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता क्यों बनाया। और जो बात फिर उसने मुझे बताई उसके बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। उसका कहना था कि वो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे थी और मेरी अच्छाई को देखकर उसने मुझे अपने लिए चुन लिया था और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है और मेरे साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहती है। जबकि मेरे भी कुछ ख्यालात ऐसे ही थे। मैं भी उसे प्यार करने लगा था, मगर उसकी फील्ड का सुनकर मैं कुछ घबरा गया था। मगर उसने मुझे हौसला दिया कि कभी भी उसका काम मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होगा, बस उसको मेरी सपोर्ट चाहिए। और मैं वैसे भी औरतों के मामले में बराबरी का कायल था। मैंने उसे बिल्कुल नहीं रोका और उसको उसका काम करने दिया था।
अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ एक बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।